Hello बच्चों, good morning. So today we are going to discuss about here how to prepare the biology section for the MNS exam. क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट्स हैं कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करी जाए, बिकॉज वी नो दैट कि इन द बायोलॉजी सेक्शन अगर हम देखें MNS एग्जाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं. ठीक है, तो एक तरीका क्या होना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है MNS के सिलेबस में बायोलॉजी में कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका डिटरमाइंड नहीं है कि क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं. तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यस इसको कैसे तैयार किया जाए. तो एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए है कि यस हाउ वी कैन प्रिपेयर और टैकल अवर प्रॉब्लम्स कि बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है. सो आप लोगों के लिए कुछ स्टेप्स जो आप लोगों को ध्यान रखना है. जैसे हम बात करें पूरी बायोलॉजी सेक्शन में आप क्या करते हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. एंड द वन स्टेप अगर हम बात करें, बेसिकली आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, आप कहीं पर भी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आपको करना क्या है. स्टेप नंबर 1, एनसीईआरटी की बुक उठाइए. ठीक है, और वहाँ पे जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उस थ्योरेटिकल पोर्शन को एनसीईआरटी से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए. इसके अलावा अगर आपके पास सम अदर रेफरेंस बुक्स अगर हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, लाइक आपने 11th में यूज़ किया हो, 12th में अगर आपने यूज़ अगर किया हो, आप उन बुक्स का भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 पे आएंगे. जब थ्योरी पोर्शन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि थ्योरी क्या कहता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 लेंगे और वहाँ पर आपको क्या करना है, रिवीजन के स्लॉट्स बनाने हैं. एटलीस्ट हर टॉपिक के लिए आपको 3 से 4 रिविजन्स मैंडेटरी हैं. हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसके जरूरी क्यों है और कैसे हम इसको रिवीजन कर सकते हैं, वो तरीका भी देखेंगे. ठीक है, एंड थर्ड आप क्या करेंगे, जब आपका रिवीजन हो जाएगा, जब आप तैयारी थ्योरी कर लेंगे बिल्कुल, उसके बाद आप बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं. जो भी बच्चा ये 3 स्टेप्स फॉलो करेगा, ठीक है ना, थ्योरी पोर्शन, देन उसके बाद रिवीजन स्लॉट एंड देन उसके बाद एमसीक्यूज, जो भी बच्चा करेगा डेफिनेटली मान के चलिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं. आप बायोलॉजी सेक्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें अपने फर्स्ट स्टेप का कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमें कैसे करना है, तो इन द फर्स्ट स्टेप आप सिंपल सा, जैसे मैंने बोला, एनसीईआरटी का बुक लीजिए एंड देन उसके बाद आपको थ्योरी क्लियर करना है. अब थ्योरी कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें उसकी हम, तो फॉर द थ्योरेटिकल पोर्शन अगर हम लोग बात करें, आपको करना क्या है, फॉर वी हैव देयर आर सम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेश्चंस. आपको हर थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने हैं. एंड दिस क्वेश्चंस आर, अगर हम बात करें फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है व्हाट. ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हाई, देन हाउ एंड देन वी हैव द व्हेन. मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे. कोई भी थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, जस्ट फॉर्मुलेट सम क्वेश्चंस कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है और कब हो रहा है. ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेते हैं. जैसे मान लो मैंने सेल एक टॉपिक उठाया. ठीक है, तो सेल में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है. अब आप उसका आंसर ढूंढेंगे कि सेल का आंसर क्या होता है, तो हम क्या आंसर देते हैं उसको कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने आंसर ढूंढ लिया कि हमारा व्हाट का क्या था, हमारा क्या, हमने आंसर देखा कि सेल क्या है. अब अगर हम बात करें वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल, आंसर ढूंढिए इसका. आपने बोला कि स्ट्रक्चरल बिकॉज सारे आपके लिविंग इसी से मिलके बने हुए स्ट्रक्चरल है, उसको जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेस चाहिए आपके, यस वो उसको जिंदा भी रख रहा है, तो मुझे आंसर मिला वाई का. ठीक है, अगर बात करूं हाउ, कैसे जिंदा रखता है सेल, हमने देखा स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, लेकिन कैसे जिंदा रख रहा है, उसको कैसे मदद कर रहा है, क्यों हम इसे कह रहे हैं ऐसा, तो हमें उसका भी आंसर मिलता है कि यस क्योंकि सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है. ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, वो सेल में ही होता है. ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कब होता है, तो मतलब समझ में आया कि हर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक उठाइए, अपने आप से फॉर्मुलेट करिए कुछ क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए कि उसका आंसर क्या है. जब आप जवाब ढूंढते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए आपका वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो था बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो पहला स्टेप था हमारा थ्योरी पोर्शन क्लियर करने का. सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मुलेट दिस क्वेश्चंस, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, दैट्स इट, कुछ नहीं करना. उसके बाद एक बार आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मूव करते हैं कहाँ पे, और सेकंड स्टेप, और वो हमारा क्या होता है, द प्रिपरेशन फॉर द रिवीजन स्लॉट. आप किसी भी टॉपिक को एक बार कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो गया. याद करना और समझना दोनों में डिफरेंस है बच्चों.
याद करने का मतलब है कि आपने उसको मेमोराइज किया, एंड फॉर द मेमोराइजेशन हमें क्या करना होता है, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ता है, एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ता है। जितनी बार आप पढ़ते हो वो चीज़ आपको उतनी बार ध्यान में रहती है। तो एटलीस्ट वी रिकमेंड दैट कि आपको कम से कम हर चैप्टर के रिगार्डिंग 3 रिवीजन तो मैंडेटरी हैं। 3 बार कम से कम आपको रिवाइज करनी चाहिए। और ये रिवीजन होना कैसे चाहिए, जैसे हम बात करें बेसिकली लाइक फर्स्ट अगर हम देखें सेम डे पे जब भी कोई चैप्टर आपका चलता है तो आपको करना क्या है इन द क्लास, या कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है पहला कि क्लास में आने से पहले आप क्या करें, थोड़ा सा पढ़ें। आपको सबको पता होता है कि आज क्लास में क्या चलने वाला है, वो टॉपिक सबको पता होता है, एक बार गो थ्रू करके आइए, टीचर से डिस्कस करिए क्लास के अंदर, एंड देन उसके बाद जब घर पहुंचे तो एक बार दोबारा उसको पढ़ लें। दिस इज द ऑन द सेम डे। और डाउट अगर होता है टीचर से डिस्कस करिए। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड आपको क्या करना, चैप्टर अगर एक बार खत्म हो जाए उसके 7 दिन बाद, ये नहीं कह रहे कि चैप्टर खत्म हो गया पढ़ते जा रहे हैं, नो, एक बार पढ़ लिया है, अपने दिमाग को थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। ठीक है, 7 दिन का समय दीजिए और 7 दिन बाद फिर से चेक करिए कि आपको कितना मेमोराइज हुआ, कितना आपने लर्न किया। एंड आफ्टर द 7 डे आप क्या करेंगे कि उसी चैप्टर को दोबारा से 7वें दिन बाद आप उसको रिवाइज करिए। 2 बार हो गया। थर्ड रिवीजन मैंडेटरी नहीं है कि आप अगले 7 दिन या 14 दिन में करें, नो, आप 1 महीने का समय लीजिए। 20 दिन मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कि 20 दिन से 1 महीने के बाद आप थर्ड रिवीजन करें, एंड दिस इज द फाइनल रिवीजन। और जैसे ही आपके 3 रिवीजन हो जाते हैं सेम टाइम पे, 1 हफ्ते के बाद और 20 से 1 महीने के बाद, मान के चलिए चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आपका मेमोराइज हो जाता है। आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता कि फर्दर आप उसको बार बार रिपीटिशन में उसको मेमोराइज करें, नो, जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप, रिवीजन आपने करके तैयार कर लिया। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं, एंड द थर्ड स्टेप इज कि हमें MCQs करने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है। ये इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज अगर हम बात करें बेसिकली इन द केस ऑफ MCQs, इससे होता क्या है, आपने कोई चीज़ पढ़ ली, समझ ली, एंड समझने के बाद देखो करना क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है। आपने तो सीख लिया कि A फॉर एप्पल होता है, बट A फॉर तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स है ना भाई, A फॉर आपका एरोप्लेन भी आ रहा है, एरोनॉटिकल्स भी आ रहे हैं। तो ये तो चीज़ आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पढ़ते हैं उसके बारे में, जब प्रैक्टिस करते हैं कि अच्छा A फॉर एप्पल ही नहीं होता, एरोप्लेन भी होता है। और ये चीज़ हमें कब आती है, जब हम MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। अब MCQs करने का भी तरीका है कि जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ना, उस चैप्टर को आपको करना क्या होता है, बेसिकली एट लीस्ट आप क्या करते हैं, 200 MCQs हर चैप्टर के रिगार्डिंग करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट है बच्चों ये कि एक चैप्टर में कम से कम 200 MCQs होने चाहिए जो आपने प्रैक्टिस करे हों। उस इंफॉर्मेशन से, मतलब जो आपने पढ़ा है थ्योरी में, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं आपसे, तो वो आपके 200 MCQs एटलीस्ट मैंडेटरी हैं। और उसको करने का तरीका कैसे देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिया कि द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस में जो आपका एंजाइम है रिकॉम्बिनेज वो कब यूज होता है। तो आप आंसर क्या देते हैं बेसिकली कि यस इन द पैकेटिन स्टेज आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, पैकेटिन में आप इसको यूज कर लेंगे, बट इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है ना आपके पास, ये वाले, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये गलत क्यों है। राइट आंसर सबको पता हो जाएगा, ये जरूरी है, ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आता। लेकिन बच्चा वही सक्सेसफुल होता है जिसको ये पता होता है कि यस बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। राइट आंसर मुझे मिल जाएगा पैकेटिन है, बट ये वाला क्यों गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अगर बच्चा इससे ढूंढ लेता है कि MCQs में ये 3 ऑप्शन गलत क्यों हो रहे हैं, उसका डेफिनेटली मान के चले कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग 100% एश्योरिटी है कि उसको सब कुछ पता है। क्योंकि गलत आप तभी बता पाते हैं, किसी को प्रूफ कर पाते जब आपको बिल्कुल पता होता है। तो दिस इज द मैंडेटरी थिंग कि यस आप 100% एश्योर हो जाए कि यस आपका जो आंसर है बिल्कुल यही है। तो दीज आर द बेसिक 3 steps how to prepare the biology for the MNS exam. So I hope so आप लोगों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।